आसमान का रंग बदलने लगा। नीला गगन देखते ही देखते गहरे काले बादलों से भर गया। उसी पल गरजते बादलों के साथ घनघोर बारिश पूरे वेग से बरस पड़ी। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, पेड़ पौधे झूम उठे। गांव की गलियों में हर कोई आसमान की ओर देख मुस्कुराने लगा। बकरियां मस्ती में खेतों में उतर आईं। गायें खुशी से इधर उधर दौड़ने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भी समझ रही हो कि ये बारिश सिर्फ पानी नहीं बल्कि उम्मीद की पहली बूंदें हैं। खेतों में पानी भर गया। सूखी दरारों वाली धरती अब भीगकर महकने लगी। चारों तरफ हरियाली की आहट सुनाई देने लगी। रामपुर, जो हरियाली और सादगी के लिए जाना जाता था, लेकिन इस बार कुछ अलग ही मंजर था। भीषण गर्मी ने गांव को अपनी चपेट में ले लिया था। सूरज सिर पर तना रहता, जैसे आग बरसा रहा हो। जमीन तपकर अंगारों सी लग रही थी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ था। तालाब सूख गए थे, कुएं रीते हो चुके थे और हैंडपंप से अब सिर्फ हवा निकलती थी। गांव के लोग पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे थे। औरतें खाली मट के लिए लंबी कतारों में खड़ी थीं। बच्चे प्यास से बेहाल थे और बुजुर्ग आंखें मुंह कर ऊपर आसमान की ओर ताकते हुए बारिश की आस में दुआ मांग रहे थे। जानवरों की हालत भी इंसानों से कम नहीं थी। कोई गाय बेताबी में रंभा रही थी, तो कोई कुत्ता सूखी जमीन चाटकर अपनी प्यास बुझाने की कोशिश कर रहा था। रामपुर की शांत जिंदगी में अब बेचैनी घर कर चुकी थी। अब सबकी एक ही उम्मीद थी, कहीं से पानी आ जाए, किसी तरह राहत मिल जाए। उस गांव रामपुर में एक गरीब मजदूर रहता था, रामू। रामू की जिंदगी मेहनत और संघर्ष से भरी थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले खेतों में काम करने निकल जाता, ताकि अपने छोटे से परिवार का पेट पाल सके। उसके साथ उसकी पत्नी गौरी और 10 साल का बेटा मुन्ना भी रहता था। गर्मी की इस भीषण मार में रामू का हाल सबसे बुरा था। खेत सूख गए थे, काम मिलना बंद हो गया था, घर में खाने के लाले पड़ गए थे और ऊपर से पानी का संकट। जी, आ गए आप। ये कैसी भयंकर गर्मी है। ऐसी सख्त और जलती हुई तपिश तो हमने कभी नहीं देखी थी। हाँ, भाग्यवान। सच में ये गर्मी तो जैसे जान ही छीन लेगी। चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है, चीखें गूंज रही हैं, लोग प्यास के मारे पागल हो रहे हैं। धरती तो जैसे जलती आग की चिता बन गई है। हर तरफ त्राही त्राही मची हुई है, जैसे यह तपिश किसी को छोड़ने वाली नहीं। पिताजी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है, पानी दे दो ना। माँ, पिताजी से कह दो ना कि पानी लेकर आए। जी, देख रहे हैं ना मुन्ना को कितनी जोर की प्यास लगी है। हम तो जैसे तैसे सह लेंगे, लेकिन ये छोटा सा बच्चा कैसे सह पाएगा। आप कुछ कीजिए, कहीं से भी पानी लेकर आइए, उसकी हालत देखिए। सीता, मैं क्या करूं? पूरा गांव उसी एक पीड़ा से जूझ रहा है। हर आंख प्यासी है, हर दिल टूटा हुआ। हाँ, एक जगह है गांव में जहां पानी मिल सकता है, पर वो पानी हमारे लिए नहीं है। वो पानी एक जालिम के कब्जे में है, जो इंसानियत पर तरस खाने के बजाय पानी को बिकाऊ माल समझता है। वो प्यास बुझाता नहीं, उस पर सौदा करता है। गांव में पानी तो था, लेकिन वहां का पानी ठाकुर वीरेंद्र सिंह के कब्जे में था। कुआं, तालाब, यहाँ तक कि नहर तक पर उसी का हक चलता था। गांव के लोग प्यासे रहते, लेकिन ठाकुर सबको चुन चुनकर अपने हिसाब से पानी देता था। उसके आंगन में एक हैंडपंप था, वही एकमात्र जरिया था जहां से वो लोगों को इजाजत देकर पानी भरने देता। कोई उसका हुक्म माने, पैर छूकर सलाम करे तो एक बाल्टी पानी नसीब होता, लेकिन जो उसके जुल्मों के खिलाफ आवाज उठाए, उसे और उसके पूरे परिवार को तड़पते देखना पड़ता। गांव के लोग डर के साए में जीते थे, प्यास से भी और ठाकुर की जुल्मों से भी। पानी था, पर इंसानियत नहीं। सुन लो सब लोग, ये पानी मेरे बाप दादा की विरासत है। अगर किसी ने बिना इजाजत इसके पास आने की भी कोशिश की तो सिर्फ हाथ नहीं, जुबान भी तोड़ दी जाएगी। उसी गांव की भीड़ में धूल और अफरा तफरी के बीच चंपा अपनी माँ का हाथ थामे प्यास से बेहाल होकर बार बार लोगों से पानी की गुहार लगा रही थी।
अब पानी दो, बस थोड़ा सा पानी दे दो। रहम करो मालिक, दया करो, पानी दो। इंसानियत के नाम पर बस एक बूंद पानी दे दो। भीड़ में खड़ा एक आदमी चंपा की बेबस हालत देख न सका। उसके भीतर का इंसान कांप उठा। उसने अपने हाथ में पकड़ा पानी का मटका, चुपचाप आगे बढ़ाया और चंपा को थमा दिया। ये लो बेटा पानी, पहले खुद को संभालो और ये बूढ़ी अम्मा को भी पिला दो। चंपा ने कांपते हाथों से पानी लिया और उसकी मासूम आंखों में कृतज्ञता के आंसू भराए। उस आदमी ने बस एक हल्की मुस्कान दी, जैसे बिना शब्दों के ही उसका दर्द समझ गया हो। दूर खड़ा ठाकुर अपनी क्रोध से भरी आंखों से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे की नसें तन गईं और माथे पर गहरी लकीरें उभर आईं। गुस्से से भरा हुआ वह भीड़ को चीरता हुआ तेजी से चंपा और उस आदमी की ओर बढ़ने लगा। ठाकुर गुस्से से तमतमाता हुआ चंपा के पास पहुंचा और बिना कुछ कहे अपने भारी जूते से उसके हाथ में पकड़े मिट्टी के छोटे से मटके पर जोर से प्रहार कर दिया। चंपा की आंखों के सामने उसका एकमात्र सहारा चकनाचूर हो गया। मटके का पानी धीरे धीरे मिट्टी में समाता चला गया, जैसे चंपा की आखिरी उम्मीद भी जमीन में कहीं गुम हो रही हो। तेरी इतनी हिम्मत, बिना इजाजत मेरे इलाके में घुस आई। अब दफा हो जा यहाँ से। जैसे तेरा ये पानी मिट्टी में मिल गया, वैसे ही अगर दोबारा दिख गई ना, तेरी इज्जत को भी जमीन में रौंद दूंगा, समझी? रामपुर की मिट्टी में उस दिन सिर्फ पानी नहीं बहा था, बह गई थी एक बेबस माँ की चुप्पी, एक मासूम बच्ची की टूटी उम्मीद और एक घुटी हुई बदुआ जो आकाश की ओर देखती रही, जवाब मांगती रही। उस भीगी धरती ने नमी तो पी ली, पर उस बदुआ की तपिश को कभी मिटा न सकी। ठाकुर का जुल्म और अत्याचार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसी दिन दोपहर के वक्त सूरज आग बरसा रहा था। तपती धरती पर लोग हाथों में मिट्टी की मटकियां लिए खड़े थे। उनकी आंखों में थकान की परछाइयां और उम्मीद की आखिरी चिंगारी झिलमिला रही थी। उसी भीड़ में खड़ा नंदलाल काका पानी के लिए तरस रहा था। उसकी पांव कांप रहे थे। उसकी आंखों में पानी की आस और शरीर में कमजोरी का दर्द साफ दिख रहा था। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी ने उसकी शक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दिया था। वह कुछ पल और खड़ा रहने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। गांव वाले घबराए हुए सभी लोग एकत्र हो जाते हैं। अरे देखो देखो, क्या हुआ? नंदलाल काका गिर गए नीचे। दूर खड़ा रामू घबराए हुए कदमों से दौड़ता हुआ पास पहुंच जाता है। वह मिट्टी में घुटने के बल गिर पड़ता है और नंदलाल काका का सिर अपनी गोद में उठा लेता है। काका, आंखें खोलो, आंखें खोलो। कोई पानी लाओ, कोई कुछ करो। काका, क्या हो गया आपको? जल्दी कुछ करो, कहीं देर ना हो जाए। लोग आसपास खड़े थे, लेकिन किसी के हाथ में पानी नहीं था, क्योंकि उस समय ठाकुर ने मोटर का पानी बंद कर दिया था। रामू ज्यादा समय न गवाते हुए सीधे ठाकुर के पास पहुंच जाता है। ठाकुर और उसका आदमी घूरते हुए गुस्से से भरी आंखों से रामू को देख रहे थे, जैसे वे उसका इंतजार ही कर रहे हों। ठाकुर साहब, बस एक लोटा पानी दे दीजिए, इंसानियत के नाते। नंदलाल काका बेहोश हो गए हैं, उनकी सांसें टूट रही हैं, उनकी जान को खतरा है। दया कीजिए ठाकुर साहब, रहम करिए, एक लोटा पानी दे दीजिए, बस एक लोटा। इंसाफ, इंसानियत, यहाँ पानी बिकता है, भीख में नहीं बढ़ता। चल भाग यहाँ से, इससे पहले कि तुझे भी उसी मिट्टी में मिला दूं जहाँ तेरा काका पड़ा है। ठाकुर साहब, हाथ जोड़कर विनती है, ऐसा मत कीजिए। उस काका की सांसें थम रही हैं, बस एक लोटा पानी दे दीजिए।
उनकी जान बचा लीजिए ठाकुर साहब, वरना वो मर जाएंगे। इंसानियत के नाते रहम कीजिए। तुझे समझ में नहीं आया क्या? मैं क्या करूं अगर कोई मरे या जिए? क्या मैंने सबका ठेका ले रखा है? अब तो तू हद पार कर चुका है, बहुत ज्यादा बोलने लगा है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूं। रामू अब हार मान चुका था। उसे यह साफ हो गया था कि ठाकुर अब पानी देने वाला नहीं है। वह अपनी उम्मीदों को तोड़ते हुए, ज्यादा समय न गंवाते हुए वहां से जाने की कोशिश करता है। जैसे ही वह मुड़ने वाला होता है, ठाकुर के आदमी उसका रास्ता रोक लेते हैं। तेरी इतनी हिम्मत! तू जानता नहीं यहाँ पानी मांगने की भी कीमत चुकानी पड़ती है। अब ज्यादा होशियारी मत दिखा, चुपचाप पैसा निकाल। थोड़ा तो शर्म कर लीजिए ठाकुर साहब। उधर नंदलाल काका की सांसें लड़खड़ा रही हैं, जान पर बनी है, और इधर आप मुझसे पैसों के लिए झगड़ रहे हैं। ये कैसी इंसानियत है ठाकुर साहब? अब तू मुझे इंसानियत सिखाएगा? ठहर, अब मैं तुझे दिखाता हूं तेरा असली औकात। ओए, ऐसे मारो इसे कि जिंदगी भर इंसानियत का नाम सुनते ही कांप उठे। ठाकुर के आदमी रामू पर टूट पड़ते हैं। उसकी चीखें सुनकर भी उनका दिल नहीं पिघलता। एक के बाद एक घूंसे और लाते उसकी कमजोर होती हड्डियों पर पड़ती हैं। रामू के होंठ फट जाते हैं और उसके हाथों से खून बहने लगता है। उसकी आंखों में गहरी पीड़ा और आक्रोश का मिश्रण था। खून से सने हाथों को उठाकर वह थक कर गुस्से से तमतमाया हुआ ठाकुर को देखता है। उसकी आवाज में बदला और दर्द की झलक थी, जैसे वह सिर्फ अपनी तकलीफ नहीं बल्कि पूरी इंसानियत का हिसाब लेना चाहता हो। उसने कांपते हुए कहा, ठाकुर साहब, मुझे मारकर अगर आपका दिल संतुष्ट हो गया हो तो ठीक है, लेकिन एक बात याद रखिए, आप सच को कितने दिन दबाकर रखेंगे? सच मिटाया जा सकता है, लेकिन खत्म नहीं। एक दिन, हाँ, एक दिन यही सच जमीन चीर कर बाहर आएगा, और मैं उस दिन का इंतजार नहीं करूंगा ठाकुर साहब। मैं खुद उस सच को सामने लाऊंगा और आपसे हर जुल्म का हिसाब लूंगा। ये वादा है मेरा। बदला लूंगा, जरूर लूंगा, एक एक आंसू का बदला। बेचारा रामू थका हारा ख्यात बिख्यात हालात में अपने घर पहुंचता है। उसकी पत्नी उसे देखते ही आंखों में आंसू भर आते हैं। रामू की हालत देखकर उसका दिल मानो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसने किया यह सब? कौन था वो दरिंदा जिसने आपको इतना दर्द दिया? रामू लड़खड़ाते कदमों से आंगन पार करता है और चुपचाप पलंग पर बैठ जाता है। वो एक लंबी भारी सांस लेता है, जैसे सीने में दबा सारा बोझ उस एक सांस से बाहर निकालना चाहता हो। फिर वो रुक रुक कर कांपती आवाज में सारा किस्सा अपनी पत्नी को बताने लगता है। किस तरह ठाकुर ने उसे बेइज्जत किया, कैसे उसके आत्मसम्मान को कुचला गया और कैसे वो कुछ ना कर सका। आप चिंता मत कीजिए जी। जिसने आपको इस हाल में पहुंचा दिया, जिसने आपकी इज्जत और आत्मा को कुचला है, उसे एक न एक दिन उसके कर्मों की सजा जरूर मिलेगी। ये धरती सब कुछ देखती है, आंसू भी और जुल्म भी। और जब धरती का सब्र टूटता है ना, तो पापियों की जड़ें हिल जाती हैं। आप देखिएगा जी, एक दिन वो दरिंदा गिड़गिड़ाएगा और इंसाफ उसके दरवाजे पर दस्तक देगा। उस दिन मैं आपकी आंखों में फिर वही चमक देखना चाहती हूँ जो आज आंसुओं में छुप गई है। उसी रात चुपचाप बैठे रामू ने अपनी पत्नी की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, सीता, अब ठाकुर का जुल्म और नहीं सहा जाता। बरसों से जो सच मिट्टी के नीचे दबा पड़ा है, अब वो चुप नहीं रहेगा। ठाकुर के बाग की वो सूखी जमीन हर रात जैसे मुझे पुकारती है। वहां कुछ ऐसा छुपा है जो अगर सामने आ गया तो सारे नकाब उतर जाएंगे। अब वक्त आ गया है सीता, सच को जमीन से बाहर लाने का। ओही जगह रामू, जहां तुम्हारे पापा को सबके सामने जिंदा जला दिया गया था। वो कोई मामूली हादसा नहीं था, वो इंसाफ का गला घोंटना था, इज्जत को आग में झोंक देना था।
वो तो बस एक साजिश थी, एक खौफनाक हकीकत जो अब तक दबी पड़ी थी। अब और नहीं सहा जाता रामू। अब वो वक्त आ गया है कि उस जमीन से वो सच बाहर निकाला जाए, ताकि इस जालिम ठाकुर का चेहरा सबके सामने आए, ताकि उसकी असली सूरत दुनिया देखे और हर किसी को पता चले कि कितनी दरिंदगी छिपी हुई है उसकी आंखों के पीछे। ठाकुर का सच, जो सालों से मिट्टी के अंदर दफन था, अब उजागर होगा। मैं उस मिट्टी को खोदकर वो सच्चाई सामने लाऊंगा, ताकि सबको यह समझ में आ सके कि ठाकुर की ताकत सिर्फ डर और धोखे की दीवारों के पीछे छुपी थी, असली दुनिया में नहीं। अब वही सच्चाई जिसे उसने छुपाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, अब वही सच्चाई उसकी ताकत को तोड़ने वाली हथियार बनेगी। ठाकुर का जुल्म और अत्याचार अब इस गांव से खत्म होकर ही रहेगा। हरिया एक नाम जो अब बस कुछ पुराने कागजों में दफन था, मगर रामू के लिए वह नाम मिट्टी में दबा हुआ एक जीता जागता सच था। अब वह सच बारूद की तरह फूटने को तैयार था। उस रात जब पूरा गांव गहरी नींद में डूबा था, एक सच आंखें खोल रहा था। रामू बड़ा था उस सूनी राह पर, हाथ में फावड़ा थामे, मिट्टी को कुरेदने, जहां बरसों से दबी थी किसी की अधूरी कहानी। रामू चुपचाप अंधेरे में बाग के उस कोने तक पहुंचता है जहां सन्नाटा चीखता है, चारों ओर नजर डालता है, हर पेड़, हर पत्ता जैसे किसी भूतकाल का गवाह हो। फिर कांपते हाथों से फावड़ा उठाता है और जमीन खोदने लगता है, जैसे हर फावड़े की चोट के साथ वो न सिर्फ मिट्टी बल्कि सालों से दबी किसी सच्चाई को बाहर निकाल रहा हो। रामू ने अब भी कुछ ही फावड़े मिट्टी में मारे थे कि अचानक उसका फावड़ा किसी सख्त चीज से टकराया। एक तीखी आवाज आई, जैसे मिट्टी ने कोई पुराना राज खोलने की दस्तक दी हो। रामू ठिठक गया, उसकी सांसें थम सी गईं, हाथ कांपने लगे, पर निगाहें उसी जगह गड़ गईं, मानो वर्षों से दबी कोई हकीकत अब उभरने को बेचैन हो रही हो। मिट्टी को थोड़ा और खोदते ही उसे लकड़ी का एक पुराना संदूक दिखाई दिया। संदूक पर मिट्टी की मोटी परत जमी थी और उस पर समय की मार साफ झलक रही थी। रामू ने अभी एक और भावुक फावड़ा जमीन पर मारा ही था कि तभी अंधेरे को चीरती हुई टॉर्च की रोशनी रामू पर पड़ी। वो चौंका, फावड़ा हाथ से छूटते छूटते बचा। झाड़ियों के उस पार से 3-4 आदमी तेजी से निकले, सफेद कुर्तों में, आंखों में घमंड और चाल में गुस्से का तूफान। वो थे ठाकुर के आदमी। एक आदमी दहाड़ता है, पकड़ो इसे, ये बाग में क्या कर रहा है? वो अचानक पलटता है और बाग की दूसरी दिशा में दौड़ने लगता है, मगर ठाकुर के लोग भी तैयार थे। एक गुंडा लपक कर उसके रास्ते में आ जाता है। रामू उसे धक्का देता है, पर तभी पीछे से एक डंडा उसकी पीठ पर जोर से पड़ता है। वो लड़खड़ा जाता है, दूसरा वार उसके कंधे पर होता है और फिर तीसरा सिर के पास। रामू चीखता नहीं, बस एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर धीरे धीरे मिट्टी पर ढेर हो जाता है। उसकी कमीज खून से भीगने लगती है। पंचायत के चबूतरे पर भीड़ थी, शोर नहीं, बस सरगोशियां थीं। बीच में बैठा रामू जैसे कटघरे में कोई बेकसूर। उसकी कमीज पर खून के निशान थे और चेहरे पर रात की दरिंदगी की छाप। लोग उसे घूर घूर कर देख रहे थे, कोई शक की नजर से, कोई तरस की नजर से और कोई डर की नजर से। पास में ठाकुर खड़ा है, अकड़ा हुआ, मुस्कान में विष घुला हुआ। ये आदमी चोर है, मेरे बाग में चुपचाप घुसकर मोटर चुरा रहा था। मैं चोर नहीं हूं, मैं तो बस सच की तलाश में था, उसी जगह पर जहां मेरे पिता हरिया को झूठे चोरी के इल्जाम में जिंदा जला दिया गया था, और ये सब ठाकुर ने किया था। क्या सबूत है तेरे पास? बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं, लेकिन बता, तेरे पास क्या सबूत है? हवा में तीर चलाने से सच साबित नहीं होता। नहीं ठाकुर साहब, रामू ऐसा कभी नहीं कर सकता। वह एक ईमानदार और सीधा साधा आदमी है। ठाकुर साहब, आप गलत समझ रहे हैं। रामू ऐसा काम कर ही नहीं सकता। वह अपनी ईमानदारी के लिए
पूरे गांव में जाना जाता है। तुम लोगों की शह पर ही इसने इतनी हिम्मत दिखाई है। सबने इसे सर चढ़ा रखा था। नहीं, अब इसे इसकी गलती की सजा जरूर मिलेगी। रामू आंसुओं से भीगी आंखों और कांपते हाथों के साथ पंचायत के सामने खड़ा था। पंचायत के सदस्य चुपचाप खड़े थे। उनकी आंखें नीचे झुकी हुई थीं, जैसे किसी के पास रामू के लिए कोई शब्द न हो। पूरी पंचायत में गहरी खामोशी छाई हुई थी। रामू के शब्द हवा में गूंजते हैं, लेकिन कोई भी उत्तर नहीं आता। सारे सर झुके हुए थे। किसी के पास जवाब नहीं था, सिर्फ मौन था। हे भगवान, अब तो बस तू ही बचा है। सबने मुंह मोड़ लिया। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अगर तू सच में है तो आज इस बेगुनाह की पुकार जरूर सुन। दिखा दे अपनी ताकत, साबित कर दे कि सच को चाहे जितना दबा दो, वो एक दिन जरूर सामने आता है। अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। नीला गगन देखते ही देखते गहरे काले बादलों से भर गया। उसी पल गरजते बादलों के साथ घनघोर बारिश पूरे वेग से बरस पड़ी। ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ पौधे झूम उठे। गांव की गलियों में हर कोई आसमान की ओर देख मुस्कुराने लगा। बकरियां मस्ती में खेतों में उतर आईं। गायें खुशी से इधर उधर दौड़ने लगी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो भी समझ रही हो कि ये बारिश सिर्फ पानी नहीं बल्कि उम्मीद की पहली बूंदें हैं। खेतों में पानी भर गया। सूखी दरारों वाली धरती अब भीगकर महकने लगी। चारों तरफ हरियाली की आहट सुनाई देने लगी। सभी लोग आकाश की ओर टकटकी लगाए देख रहे थे और ऊपर से झमाझम बारिश बरस रही थी। उसी बारिश के बीच दूर कहीं से एक पुराना संदूक पानी में बहता हुआ आया और धीरे धीरे पंचायत के बीचों बीच आकर ठहर गया, जैसे सच्चाई खुद गवाही बनकर अपनी चुप्पी तोड़ने आई हो। संदूक को सामने देख ठाकुर का चेहरा पल भर में रंगहीन हो जाता है। उसकी आंखों में घबराहट और बेचैनी की लकीरें साफ नजर आती हैं। ठाकुर को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी सारी सच्चाई अब सामने आ जाएगी। अरे ये संदूक तो मेरा है। ये यहाँ कैसे आ गई? सुनो, इस संदूक को मेरे पास लाओ। हाँ, जल्दी लाओ। रुक जाओ ठाकुर, और कितना झूठ छुपाओगे? कब तक सच को दफन करके रखोगे? पर अब डर नहीं, सिर्फ सच्चाई बोलने की आग है। ये संदूक मेरे पिताजी का है, हरिया का। बोलो ठाकुर, ये कब से तुम्हारा हो गया? मुखिया जी, ये वही संदूक है जो मेरे पिताजी हमेशा संभाल कर रखते थे। इसमें जरूर कोई ना कोई सबूत होगा, कोई ऐसी चीज जो उनकी मौत का सच बाहर लाएगी। मुझे पूरा यकीन है पिताजी कुछ ना कुछ छोड़ गए हैं, सच जो आज खुद को जिंदा करने को तड़प रहा है। क्यों ठाकुर, ये संदूक तुम्हारा है, ऐसा तो तुम जोर से कह रहे थे, लेकिन अब मुझे शक होने लगा है। कहीं सच में हरिया की मौत का कोई रिश्ता तुमसे तो नहीं? रामू, एक काम करो, इस संदूक को खोलो, देखो इसके अंदर क्या है। अगर सच दबा है तो अब बाहर आना चाहिए। रामू धीरे धीरे संदूक की ओर बढ़ता है। पूरे गांव की नजरें उस पर टिकी थी। उसकी उंगलियां कांप रही थी, सांसें तेज हो चुकी थी। वो झुककर धीरे से ताले को खोलता है और जैसे ही संदूक की ढक्कन खुलती है, एक पुराना मुड़ा तुड़ा कागज सामने दिखाई देता है। सारे गांव में सन्नाटा छा जाता है। रामू धीरे से कागज उठाता है। उसकी उंगलियां कांप रही थी, जैसे वो किसी याद को छू रहा हो। जैसे ही उसकी नजर उस कागज पर पड़ती है, उसकी आंखें भर आती हैं, होंठ कांपने लगते हैं और फिर वो फूट फूट कर रो पड़ता है। क्या लिखा है उस कागज में रामू? बोलो, पढ़ो सबके सामने। अब ये गांव सच जानना चाहता है। यह कागज सिर्फ एक दस्तावेज नहीं था, बल्कि वह सच था जिसे छुपाया गया था और अब वह सच सामने आने वाला था। रामू ने एक गहरी सांस ली और कागज को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। ठाकुर ने मुझे झूठे आरोपों में फंसाया। उसने मेरी जिंदगी की सारी खुशियों को छीन लिया और मुझे मरने के लिए उसने पूरी साजिश रची। वो नहीं चाहता था कि कोई उसके खिलाफ आवाज उठाए, इसीलिए
उसने मुझे जिंदा जलवाने की घिनौनी कोशिश की। अगर मैं अब जिंदा ना रहूं तो यह कागज मेरे सच का गवाह बनेगा। यह सच कभी नहीं मिटेगा, क्योंकि यह सच जमीन में दफन नहीं हो सकता। ठाकुर ने मेरी जान ली, मगर मेरा सच हमेशा जिंदा रहेगा और वो कभी भी इसे दबा नहीं सकेगा। रामू कागज पढ़कर चुप हो जाता है। उसकी आवाज का आखिरी लफ्ज अब भी हवा में कहीं गूंज रहा होता है। फिर धीरे धीरे सबकी नजर एक ही दिशा में मुड़ती है, ठाकुर वीरेंद्र सिंह की तरफ। उनका चेहरा पहले की तरह ठहरा हुआ है, लेकिन आंखों में हलचल है, जैसे अंदर कुछ टूट रहा हो। लोग उसे सिर्फ देख नहीं रहे, उनकी आंखों में आग है, गुस्सा, विरोध और बेइज्जती का मिला जुला रंग है। कुछ लोगों के हाथ अपने आप मुट्ठियों में बदलने लगते हैं और गांव के लोग अब उसे एक ठाकुर नहीं, एक झूठ के पहरेदार के रूप में देख रहे थे। पकड़ लो इसे, ये कहीं भाग कर न जाने पाए। किसी भी सूरत में इसे गांव की सीमा पार मत करने देना। अब ये पंचायत का दोषी है, अब उसे उसकी सजा मिलेगी। जैसे ही मुखिया ने ठाकुर की ओर इशारा किया, ठाकुर ने एक पल के लिए चारों ओर देखा और फिर चुपचाप वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन देर हो चुकी थी। पंचायती चौपाल के लोग अब खामोश नहीं थे। देखते ही देखते लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। हर चेहरा जैसे बरसों का दबा आक्रोश ओढ़े हुए था। ठाकुर के एक एक कदम पर नजरों की तलवारें चल रही थीं। सबके भीतर बदले की आग धधक रही थी। वो आग जो अब तक दबाई गई थी, अब हवा पाकर जल उठी थी। अब कोई डर नहीं था, कोई लिहाज नहीं। और बस फिर क्या था? गांव के लोग ठाकुर पर टूट पड़े, जैसे बरसों से जमा तूफान अब बेकाबू हो गया हो। किसी ने लाठी उठाई, किसी ने पत्थर, किसी ने सिर्फ अपने फटे हुए हाथों से ही उस अन्यायी ठाकुर को घसीट लिया। ठाकुर चीखता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, पर अब कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। हर वार, हर चोट सालों की पीड़ा का बदला था। हर थप्पड़, हर घूंसा उन रातों का जवाब था जब गांव की आवाज को दबा दिया गया था। ठाकुर को ऐसा मारा गया कि उसके कपड़े, उसका घमंड और उसकी पहचान सब मिट्टी में मिल गए। उसका चेहरा इतना बिगड़ चुका था कि पहचानना भी मुश्किल था। रामू दूर खड़ा बस देखता रहा। उसकी आंखें नम थीं, लेकिन उसके होठों पर एक हल्की सी सख्त मुस्कान थी, जैसे कह रहे हो, ये ही है इंसाफ।